दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में चल रहे दूसरे चरण के मतदान पर प्रतिक्रिया दी। पीएम ने बंगाल की जनता के उत्साह की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य में लोकतंत्र का पर्व शानदार तरीके से मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, आज लोकतंत्र के उत्सव का एक अहम दिन है क्योंकि बंगाल में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। जो खबरें सामने आ रही हैं उनसे पता चलता है कि भारी संख्या में लोग मतदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, पहले चरण की तरह ही इस बार भी लोग बड़ी संख्या में घरों से निकलकर वोट देने जा रहे हैं। लंबी लंबी कतारों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिख रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 6-7 दशकों में ऐसा माहौल नहीं देखा गया था जहां लोग इतनी निर्भीकता के साथ मतदान कर रहे हों। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बीजेपी की हालिया सफलताओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, बीजेपी ने गुजरात के निकाय चुनावों में जीत दर्ज की है और बिहार में एनडीए की सरकार बनी है। बंगाल में भी जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। बिहार में पेंशन योजना गरीब, बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग लोगों के लिए राहत का सहारा है। हर महीने मिलने वाली यह राशि उनके रोजमर्रा के खर्च में मदद करती है, लेकिन इस योजना का लाभ लेने के लिए केवाईसी कराना जरूरी है। अगर लाभुक समय पर केवाईसी नहीं कराते हैं तो उनकी पेंशन रोक दी जाती है। इसी तरह का मामला पूर्णिया जिले के भवानीपुर प्रखंड से सामने आया है, जहां केवाईसी नहीं कराने के कारण हजारों लोगों की पेंशन बंद हो गई है। जानकारी के अनुसार प्रखंड में कुल 17,046 पेंशन लाभुक हैं। इनमें से अब तक 11,899 लोगों ने केवाईसी कराई है, जबकि 5,147 लाभुक अब भी केवाईसी से वंचित हैं। ऐसे में इन लोगों की पेंशन का भुगतान फिलहाल रोक दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नवनिर्मित बिहटा स्थित प्रौद्योगिकी केंद्र और 4 विस्तार केंद्रों मुजफ्फरपुर, रोहतास, दरभंगा और मुंगेर का उद्घाटन किया। सम्राट चौधरी ने मंगलवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति हब के तहत उद्यमी जागरूकता एवं विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को कहा, बिहार ऐसा राज्य है जहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई का वार्षिक शुल्क मात्र 10 रुपये तथा डिप्लोमा छात्रों से केवल 5 रुपये शुल्क लिया जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी अनुमंडलों में आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थान तथा सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रौद्योगिकी केंद्र परिसर में स्थापित विभिन्न इकाइयों और प्रशिक्षण सुविधाओं का निरीक्षण भी किया। बिहार में सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल विस्तार के पहले बुधवार शाम को कैबिनेट की दूसरी बैठक हो रही है। नई सरकार गठन के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। सीएम सचिवालय में शाम 5 बजे शुरू होने वाली कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी और विजेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। सम्राट चौधरी सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक 22 अप्रैल को हुई थी। उस बैठक में राज्य के विकास, रोजगार और सुरक्षा से संबंधित कुल 22 अहम एजेंडों पर मुहर लगी थी। पहली बैठक में बिहार में 11 नए ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप को मंजूरी दी गई थी, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। इस फैसले के तहत जिस भी जिले के जिस एरिया में सैटेलाइट टाउनशिप बनाए जाएंगे वहां जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही इससे जमीन देने वालों को खास फायदा मिल सकता है। पहली कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया था। इसके तहत 1,500 महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटी दी जाएगी। इसके साथ ही 3,200 पुलिसकर्मियों को मोटरसाइकिल भी दी जाएगी। इस योजना पर कुल 66.75 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सम्राट चौधरी सरकार ने सोनपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर क्षेत्र को अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने का भी फैसला लिया है। परियोजना के लिए 680 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही पिछली बैठक में मुंगेर जिले के तारापुर में धार्मिक और पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए बड़ा फैसला हुआ था। इसके लिए कृषि विभाग की 15 एकड़ जमीन पर्यटन विभाग को मुफ्त में दी जाएगी, जिससे इलाके में पर्यटन को नई दिशा मिलेगी। बिहार के मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने तेज आंधी बारिश और बिजली गिरने की आशंका जताई है। बिहार में लू की मार झेल रहे लोगों को भी अगले 3 दिनों तक राहत मिलेगी। 30 अप्रैल को बिहार,
झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश के साथ 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। सुबह से ही राजधानी पटना सहित कई जिलों का मौसम सुहाना बना हुआ है। सुबह से ही बादलों का डेरा है। प्रदेश के कई जिलों में 30 अप्रैल को तेज आंधी और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पटना समेत राज्य के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों के लिए विशेष अलर्ट है। प्रभावित जिलों में पटना, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बक्सर, सारण, गया, गोपालगंज, सीवान, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्णिया, सहरसा और कटिहार शामिल हैं। तेज हवा और बारिश से फसलों को नुकसान की आशंका है। राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चोरों ने भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। जानकारी अनुसार चोरों ने अब तक की सबसे बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मामला फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के मित्र मंडल कॉलोनी स्थित वृंदावन लेन का है, जहां शातिर चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए करीब 1.5 करोड़ रुपए के हीरे सोने के आभूषण और 8 लाख रुपए नकद पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी के अनुसार देर रात परिवार के सदस्य घर के ऊपरी मंजिल पर सोने चले गए थे। इसी दौरान मंगलवार तड़के करीब 3 बजे चोरों ने नीचे के हिस्से की खिड़की का ग्रिल उखाड़कर घर में प्रवेश किया। इसके बाद उन्होंने बिना शोर किए कमरे में रखी अलमारी का लॉक तोड़ा और उसमें रखे प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी और बहन के खानदानी हीरे सोने के गहनों के साथ नकदी लेकर फरार हो गए। सम्राट कैबिनेट की आज दूसरी बैठक है। सीएम सम्राट आज कई बड़े फैसले ले सकते हैं। बता दें कि बिहार की नई सम्राट सरकार लगातार एक्शन में है। सीएम सम्राट समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को एक के बाद एक नए फरमान दे रहे हैं। साथ ही कैबिनेट की बैठक भी जा रही है। बीते 22 अप्रैल को सम्राट सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक हुई। पहली कैबिनेट बैठक करीब 1 घंटे तक चली और 22 एजेंडों पर मुहर लगी। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज यानी 29 अप्रैल को कैबिनेट की दूसरी अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक के बाद शाम 5 बजे प्रेस ब्रीफिंग भी की जाएगी। पहली कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों के बाद अब राज्य भर की नजरें दूसरी बैठक पर टिकी हैं। जानकारी अनुसार इस बैठक में सरकार विकास, निवेश और रोजगार से जुड़े अहम एजेंडों पर मुहर लगा सकती है। मुख्यमंत्री पहले ही बिहार में 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य सामने रख चुके हैं। ऐसे में निवेश आकर्षित करने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। बिहार में पेट्रोल और डीजल की किल्लत ने आम जिंदगी को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। ताजा मामला बक्सर जिले का है। यहां इन दिनों हालात बेहद नाजुक और परेशान करने वाले बने हुए हैं। पेट्रोल और डीजल की जबरदस्त किल्लत ने आम जिंदगी को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक हर तरफ अफरा तफरी और बेचैनी का माहौल है। पेट्रोल पंपों पर नो फ्यूल और तेल समाप्त है जैसे बोर्ड टंगे हुए हैं, जिससे जनता में गुस्सा और मायूसी दोनों बढ़ती जा रही है। इस ईंधन संकट का सबसे हैरान करने वाला और दिल दहला देने वाला असर एक शादी समारोह में देखने को मिला, जिसने पूरे इलाके को चर्चा में ला दिया है। एक तरफ दुल्हन पूरे साज सिंगार के साथ मंडप में बैठकर अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ दूल्हे राजा की गाड़ी बीच रास्ते में पेट्रोल खत्म होने के कारण ठप पड़ गई। बारात समय पर नहीं पहुंच सकी और शादी का शुभ मुहूर्त धीरे धीरे निकलता चला गया। बिहार के बगहा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बगहा के पटखौली थाना क्षेत्र स्थित सिविल कोर्ट परिसर में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। कोर्ट कैंपस में मौजूद दुकानों में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया, जिसकी चपेट में आकर 2 दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग के दौरान गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने की आशंका जताई जा रही है, जिससे लपटें तेजी से फैल गईं। हालांकि आग लगने के वास्तविक कारणों का अब तक स्पष्ट पता नहीं चल सका है। घटना के बाद मौके पर सनसनी फैल गई। दूर दूर तक आग की लपटें दिखाई दे रही थीं। बिहार के वैशाली सहदेई बुजुर्ग थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने खाकी की साख और कानून के रखवालों की जिम्मेदारी पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। यहां चौकीदार के बेटे की रीलबाजी ने पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में चौकीदार विपिन पासवान का बेटा रोशन कुमार खाकी वर्दी पहनकर भोजपुरी गानों पर स्टाइल मारते हुए नजर आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस रील ड्रामा में थाना की गश्ती जीप भी खुलकर दिखाई दे रही है। वीडियो सामने आते ही इलाके में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एक आम युवक को पुलिस की वर्दी और सरकारी वाहन तक इतनी आसान पहुंच कैसे मिल गई। क्या यह सिर्फ दिखावे का खेल है या फिर सिस्टम के अंदर कोई गहरी सेटिंग चल रही है। बिहार से अब मुंबई दूर नहीं है। राजधानी पटना से मुंबई के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू होगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 1 मई से उड़ान सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। इससे पहले पटना से इंडिगो, एयर इंडिया द्वारा सीधी उड़ानें संचालित की जाती हैं,
जिनकी यात्रा का समय लगभग 2 से 3 घंटे का है। आमतौर पर किराया 8,000 से 9,000 के बीच रहता है। जानकारी अनुसार एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 1 मई से पटना और मुंबई के बीच नई सीधी उड़ानों के संचालन की घोषणा की है। यह सेवा प्रतिदिन उपलब्ध रहेगी, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। जारी शेड्यूल के अनुसार मुंबई से पटना के लिए फ्लाइट दोपहर 12 बजे रवाना होगी और 2:35 बजे पटना पहुंचेगी। वहीं पटना से मुंबई के लिए उड़ान दोपहर 3:05 बजे प्रस्थान कर शाम 5:25 बजे मुंबई पहुंचेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिल्ली के द्वारिका जिला स्थित जाफरपुर कलां थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग में बिहार के खगड़िया जिला के रहने वाले मजदूर की मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने इस घटना को काफी दुखद बताया है। मुख्यमंत्री ने श्रम संसाधन विभाग से मृतक के आश्रित को 4 लाख रुपए तथा मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपए कुल 8 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन एवं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को दानवीर भामाशाह की जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में पुनाईचक पार्क स्थित शूरवीर दानवीर भामाशाह जी की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया और अपनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक संजय सरावगी, पूर्व मंत्री सह विधायक श्रवण कुमार, विधान पार्षद ललन सर्राफ, विधान पार्षद श्रीमती कुमुद वर्मा सहित कई अन्य राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी शूरवीर दानवीर भामाशाह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा आरती पूजन, भजन कीर्तन, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान, बिहार गीत एवं देशभक्ति गीत के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बिहार पुलिस के जवानों पर गंभीर आरोप लगा है। दरअसल नवादा जिले के रजौली समेकित जांच चौकी एक बार फिर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सुर्खियों में है। 27 अप्रैल 2026 को सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में गृह रक्षा वाहिनी के 2 जवानों को ट्रक चालक से कथित तौर पर अवैध वसूली करते देखा गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी अभिनव धीमान के निर्देश पर जांच कराई गई। प्रारंभिक जांच के बाद दोनों जवान जितेंद्र पुरी और सिद्धनाथ प्रसाद को स्पष्टीकरण लेने के उपरांत अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया है। हालांकि इस कार्रवाई के बावजूद स्थानीय लोगों और ट्रक चालकों में नाराजगी बनी हुई है। उनका कहना है कि यह सिर्फ औपचारिक कार्रवाई है, जबकि चेकपोस्ट पर अवैध वसूली का नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय है। रजौली चेकपोस्ट बिहार झारखंड सीमा पर स्थित एक अहम पॉइंट है, जहां ओवरलोडिंग, परमिट और टैक्स की जांच होती है। आरोप है कि यहां ओवरलोड वाहनों को छोड़ने, बिना परमिट गाड़ियों को पास कराने और अवैध माल ले जाने के बदले मोटी रकम वसूली जाती है। बिहार सरकार ने प्रशासनिक दक्षता को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार 11 आईएएस अधिकारियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए भेजने जा रही है। खास बात यह है कि इस सूची में 2 जिलों के जिलाधिकारी भी शामिल हैं, जिससे इस पहल की अहमियत और बढ़ जाती है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार ये सभी अधिकारी 11 मई 2026 से 5 जून 2026 तक मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में आयोजित मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम फेज आईबीए में हिस्सा लेंगे। ट्रेनिंग के लिए चयनित अधिकारियों में 2015, 2016 और 2017 बैच के आईएएस अधिकारी शामिल हैं। भोजपुर के जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया ने 29 अप्रैल 2026 को नवनिर्मित डीपीआरसी डिस्ट्रिक्ट पंचायत रिसोर्स सेंटर भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भवन का हस्तांतरण जल्द पूरा कर इसे शीघ्र संचालित करने के निर्देश दिए। डीएम ने जिला पंचायती राज पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया कि निर्माण एजेंसी से भवन का अधिग्रहण अविलंब सुनिश्चित किया जाए, ताकि इसे जल्द से जल्द क्रियाशील बनाया जा सके। यह डीपीआरसी भवन पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मियों के प्रशिक्षण, बैठक और क्षमता विकास के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करेगा। पूर्णिया में प्रस्तावित पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे NE9 को लेकर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। परियोजना के तहत जिले के 5 अंचलों के नगर पूर्णिया पूर्व, धमदाहा, कस्बा और बड़हरा कोठी के 37 मौजा में कुल 1343 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना है।
इसके लिए खेसरा पंजी तैयार कर ली गई है और ज्वाइंट मेजरमेंट सर्वे JMS का कार्य जारी है। जिला प्रशासन के अनुसार 3A की प्रक्रिया पूरी कर प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। 5 सदस्यीय समिति द्वारा भूमि दर निर्धारण भी किया जा चुका है। MVR रेट मिलने के बाद मुआवजा राशि को पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। अब 3D और उसके बाद 3G की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसमें इस बार जमीन और संरचना स्ट्रक्चर का मुआवजा एक साथ दिया जाएगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार अपनी पहली सद्भाव यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण की ऐतिहासिक धरती से करने जा रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि और महात्मा गांधी की कर्मभूमि वाल्मीकिनगर से शुरू होने वाली इस यात्रा को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। नरकटियागंज स्थित जदयू सांसद सुनील कुमार के आवास पर आयोजित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में जिले भर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और यात्रा की सफलता की रूपरेखा तैयार की। यात्रा के जिला प्रभारी सह बैकुंठपुर गोपालगंज के विधायक मंजीत सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि निशांत कुमार की इस सद्भाव यात्रा पर न केवल बिहार बल्कि पूरे भारत की नजर है। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में जनता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के अनुसार 3 मई को निशांत कुमार वाल्मीकिनगर पहुंचेंगे और 4 मई को बेतिया में कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद करेंगे। जिले की सीमाओं पर उनके भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। दिल्ली में एक बिहारी युवक पांडव कुमार की पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत ने अब एक बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले लिया है। इस घटना को लेकर सत्ता पक्ष के नेताओं की टिप्पणियों पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कड़ा ऐतराज जताया है। तेजस्वी ने NDA नेताओं पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें असंवेदनशील और अमानवीय करार दिया है। मुजफ्फरपुर जिले के गरहा थाना क्षेत्र के हमीदपुर निवासी 24 वर्षीय जितेंद्र कुमार अपने मटकोर के दिन रस्म से पहले अचानक मंडप से गायब हो गया। इधर घरवाले अपने बेटे को ढूंढते रहे, उधर दुल्हन ने मामले की जानकारी चलते ही दूसरे दूल्हे से शादी रचा ली। ये मामला जिले के गरहा थाना क्षेत्र के हमीदपुर गांव में सामने आया है, जहां एक अजीबोगरीब शादी की घटना ने पूरे इलाके में हलचल मचा दिया है। जहां एक और युवक 24 वर्षीय जितेंद्र कुमार के घर में मटकोर और शादी की रस्में चल रही थीं। मेहमानों की चहल पहल थी, दरवाजे पर शहनाइयां बज रही थीं। इसी बीच अचानक दूल्हे के गायब होने से खुशियां मातम में बदल गया और पूरे घर में सन्नाटा पसर गया। सासाराम बिहार सरकार द्वारा प्रदेश के 11 प्रमुख शहरों में नई ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की घोषणा के बाद शाहाबाद क्षेत्र में नाराजगी के स्वर उभरने लगे हैं। इस महत्वाकांक्षी सूची में शाहाबाद क्षेत्र के एक भी जिले के किसी शहर को शामिल नहीं किया गया है। भौगोलिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के दृष्टिकोण से बेहद समृद्ध रोहतास जिले की अनदेखी को लेकर स्थानीय लोगों में मायूसी है। वहीं अब इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। टाउनशिप के चयन में रोहतास की अनदेखी को लेकर राष्ट्रीय जनता दल राजद ने सरकार पर हमला बोला है। राजद के जिलाध्यक्ष रामचंद्र ठाकुर ने कहा कि NDA सरकार शुरू से ही शाहाबाद क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने तर्क दिया कि पिछले विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र की जनता ने वर्तमान सत्ताधारी गठबंधन को भारी समर्थन दिया था, लेकिन बदले में उन्हें केवल उपेक्षा मिली है। विपक्ष इसे सीधे तौर पर अराजनीतिक भेदभाव का उदाहरण बता रहा है। सुपौल भारत नेपाल सीमा पर तैनात 45वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल ने 2 अलग अलग कार्यवाहियों में बड़ी सफलता हासिल की है। सीमा चौकी कुनौली के जवानों ने जहां संदिग्ध स्थिति में सीमा पार कर रहे एक नेपाली किशोर और किशोरी को सुरक्षित रेस्क्यू किया, वहीं सीमा स्तंभ संख्या 221/1 के पास से अवैध रूप से डीजल की तस्करी कर रहे 2 भारतीय युवकों को बाइक और ईंधन के साथ दबोच लिया। SSB की इस सक्रियता से सीमावर्ती क्षेत्रों में हड़कंप मचा हुआ है। पटना पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने कहा कि वे शायद भूगोल और इतिहास दोनों भूल गए हैं। उन्हें ये याद दिलाने की जरूरत है कि बंगाल से दिल्ली का रास्ता बिहार से होकर ही गुजरता है। कहा कि जिस दिल्ली को आप चुनौती दे रहे हैं, वहां तक पहुंचने से पहले बिहार की धरती पड़ती है। श्याम सुंदर शरण ने कहा कि अगर बिहार के लोगों ने खदेड़ना शुरू किया तो भागने के लिए दिल्ली तो क्या, बंगाल की सीमा भी छोटी पड़ जाएगी। फिर आपके पास केवल बांग्लादेश भागने का ही रास्ता बचेगा। डेस्क बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेश की बागडोर संभालते ही अपराध के विरुद्ध निर्णायक जंग का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में अब जीरो टॉलरेंस की नीति केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर दिखेगी।
उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अपराधियों से निपटने के लिए खुली छूट फ्री हैंड देते हुए एनकाउंटर थ्योरी पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री का संदेश साफ है, यदि अपराधी पुलिस पर गोली चलाएंगे तो पुलिस की बंदूकें भी खामोश नहीं रहेंगी। बिहार के प्रशासनिक गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राज्य के एक और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जा रहे हैं। 2002 बैच के चर्चित आईपीएस अधिकारी राकेश राठी को केंद्र सरकार में अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके बाद उनके केंद्रीय सेवा में जाने का रास्ता साफ हो गया है। मुंगेर बिहार में अपने सांगठनिक ढांचे को आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस ने अब तकनीक का रास्ता अपनाया है। मुंगेर के तिलक मैदान स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान नेताओं ने बीपीसीसी ऐप के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पार्टी का लक्ष्य इस ऐप के जरिए राज्य भर में संगठन सृजन साथी तैयार करना है, जिससे जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ को और मजबूत किया जा सके। डिजिटल माध्यम से कार्यकर्ताओं को जोड़ना पार्टी के भविष्य के लिए एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। बिहार के मोतिहारी जिले से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक तालाब से 4 आंखों वाली रहस्यमयी मछली बरामद हुई है। इस अनोखी मछली के मिलने की खबर जैसे ही इलाके में फैली, इसे देखने के लिए ग्रामीणों का तांता लग गया। लोग इसे कुदरत का करिश्मा मान रहे हैं। आमतौर पर 2 आंखों वाली मछलियां देखी जाती हैं, लेकिन इस अजीबोगरीब जीव ने स्थानीय लोगों के साथ साथ विशेषज्ञों को भी हैरत में डाल दिया है। मुंगेर जिले के सुल्तानगंज नगर परिषद में बंदोबस्ती विवाद को लेकर कार्यपालक पदाधिकारी को गोली मारे जाने की घटना ने अब पूरे प्रमंडल में प्रशासनिक विरोध का रूप ले लिया। इस हिंसक वारदात के खिलाफ मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर नगर परिषद के कर्मचारियों ने बुधवार को कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सुबह से ही कार्यालय परिसर में एकजुट होकर इस अमानवीय कृत्य की निंदा की और अपराधियों के बढ़ते मनोबल पर गहरी चिंता जताई। बिहार सरकार की पहल पर आगामी 2 मई को काठमांडू में भारत नेपाल कोसी एवं गंडक परियोजनाओं की संयुक्त समिति जेसीकेजीपी की 11वीं बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कोसी और गंडक परियोजनाओं से संबंधित द्विपक्षीय विषयों के समाधान, बाढ़ सुरक्षा, सिंचाई व्यवस्था तथा परियोजनाओं के प्रभावी संचालन पर चर्चा की जाएगी। बिहार के बक्सर जिले में आज बुधवार की शाम आए भीषण आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई है। मौसम के बदले मिजाज के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, जिसका सीधा असर रेल यातायात पर भी पड़ा। रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास एक विशाल पेड़ उखड़कर सीधे रेल ट्रैक पर गिर गया। इस घटना के बाद अप लाइन पर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह बाधित हो गया, जिससे कई ट्रेनों की रफ्तार थम गई और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पटना राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। 7 निश्चय 32-0-5-3-0 के तहत उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य योजना में राज्य के सभी जिला स्कूलों और प्रत्येक प्रखंड के एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये निर्णय बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। बैठक में कुल 64 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। सरकार ने 208 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है। इन कॉलेज के लिए 9,152 पद सृजित किए गए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि उच्च शिक्षा के विस्तार को गति देने के लिए 7 निश्चय 32-0-2-5-3-0 के तहत उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य कार्यक्रम में 208 ऐसे प्रखंडों में डिग्री महाविद्यालय खोले जाएंगे, जहां अभी तक कोई कॉलेज नहीं है। इन कॉलेज को संबंधित विश्वविद्यालयों की अंगीभूत इकाई के रूप में मान्यता दी जाएगी। प्रत्येक महाविद्यालय के लिए शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों के 44 पदों के हिसाब से कुल 9,152 पद सृजित करने की स्वीकृति दी है। साथ ही कॉलेज के प्रारंभिक संचालन और पठन पाठन शुरू करने के लिए चिन्हित भवनों के जीर्णोद्धार व अन्य खर्चों के लिए प्रति कॉलेज 50 लाख रुपए की दर से कुल 104 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में बुधवार 29 अप्रैल 206 को 142 सीटों पर मतदान हो रहा है। वोट देने आ रहे मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। निर्वाचन आयोग के अनुसार शाम तक दूसरे चरण में लगभग 78.68% मतदान दर्ज किया गया। मतदान के दौरान कुछ जगहों से हिंसा और गड़बड़ी की छिटपुट खबरें सामने आईं, लेकिन अब तक कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है।
माना जा रहा है कि केंद्रीय बलों की सख्त निगरानी और 142 सामान्य पर्यवेक्षकों व 95 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती के चलते स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में रही। इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। राज्य में सीआरपीएफ की भारी तैनाती को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। भवानीपुर में वोट डालने के बाद उन्होंने कहा, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी चुनाव जीत रही है, सीआरपीएफ इस तरह से टार्चर नहीं कर सकती। वोट डालने के बाद उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाया। ईरान के सामने अब तेल स्टोर करने का संकट आ गया है। सप्लाई चेन प्रभावित होने के बाद से ईरान से तेल बाहर नहीं जा रहा है और ईरान में तेल स्टॉक बढ़ता जा रहा है। ऐसे में तेल के कुएं बंद करने का वक्त भी आ सकता है। जिस तेल के दम पर ईरान अपना दबदबा कायम कर रहा था, वही तेल अब ईरान के लिए मुश्किल बन गया है। दरअसल अब ईरान के सामने तेल का बंदोबस्त करना ही संकट बन रहा है। युद्ध ने ईरान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अब तेल का स्टॉक ही उसके लिए मुश्किल बन रहा है। अब ईरान के पास 12 से 22 दिनों तक तेल स्टोरेज का प्रबंध है। इसके बाद ईरान के पास तेल रखने की जगह नहीं रहेगी। इसके बाद ईरान को अपने तेल का उत्पादन बंद करना होगा या फिर अमेरिका से कोई समझौता करना होगा। दरअसल अभी अमेरिका की वजह से तेल सप्लाई अटकी पड़ी है और दूसरे देशों में तेल नहीं जा पा रहा है।